नमस्कार, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था DCGI ने DRDO की बनाई कोरोना की दवा 2DG के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसे कोरोना के खिलाफ रामबाण माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इस दवा के इस्तेमाल से 7 दिन में कोरोना के मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए। इस दवा के इस्तेमाल से अस्पतालों में भर्ती जो कोरोना मरीज हैं, उनकी हालत में तेजी से सुधार देखा गया। यही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से ऑक्सीजन पर मरीजों की निर्भरता भी कम हो गई है। ट्रायल के दौरान जिन मरीजों को DRDO की ओर से तैयार की गई ये दवा दी गई, उनमें ज्यादातर मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं, उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुँचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है। जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और संदीप, जहां हम एक तरफ दुख भरी काफी खबरें सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अस्पतालों में किस तरीके से बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में ये बहुत राहत देती हुई खबर है कि हफ्ते भर में मरीज जो है वो ठीक हो रहे हैं इस दवा से। अर्पिता, बिल्कुल, ये काफी समय से जब से ये कोरोना की दूसरी महामारी शुरू हुई है, दूसरा जो चरण फेज शुरू हुआ है, उसने जो है काफी ज्यादा लोगों को इस बात को सोचने को मजबूर कर दिया था क्या इसकी कोई दवाई आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। क्योंकि जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और जो अस्पताल में है उनको जो है इससे खासा नुकसान हो रहा था। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अब लगातार 1.5 साल हो गया है इस दवाई के अलग अलग ट्रायल किए गए। और ट्रायल करने के बाद ये जो दवाई है 2DG यानी कि डीऑक्सी डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये एक कारगर साबित हो रहा है। इसका मेन काम ये है कि जो वायरस है, वायरस को फैलने से रोकता है। यानी कि स्प्रेड जब होता है, किसी को भी इन्फेक्टेड हो जाता है, कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके बाद जो ये बढ़ना शुरू होता है, फैलना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को जो है दिक्कतें होती है, जाने भी जाती हैं। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो दवाई है, ये अब उस वायरस को फैलने से रोकेगा। यानी कि अब इस दवाई के जरिए लोगों के अंदर अगर वायरस आ भी गया तो उसके बाद उसको रोक पाना, यानी कि उसके बढ़ने को या मल्टीप्लिकेशन को जो है आसानी से रोका जा सकेगा। लगातार जो है इसको लेकर क्लिनिकल ट्रायल चलते रहे हैं। 11 अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो है ट्रायल किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई वैक्सीन की तरह नहीं है, इंजेक्टेबल नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है। यानी कि सुबह 1 गिलास पानी में, शाम को 1 गिलास पानी में 1-1 पाउच अगर आप पिएंगे तो 3 से 4 या 5 दिन तक जो है ये जो मरीज है वो ठीक हो जाएंगे। और ये सब क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल में सामने आया है, उसी के बाद ही जो है ये मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी तो मिल गई है। अब ये कब से, क्या आम लोग जो हैं, अगर आपकी डॉक्टरों से बात हुई हो या वैज्ञानिक जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं जो घर पर ही आइसोलेट हैं, क्या वो इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? किन परिस्थितियों में आप इन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? कितना सुरक्षित है? क्या दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से आपको सजेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? और कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे कि कोरोना पूरी तरीके से ठीक हो जाए? अर्पिता, देखिए, मेरी बात हुई है इनमास के डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस मॉलिक्यूल पर काम किया, इस पर शोध किया। उनका यही कहना है कि जो भी पीड़ित है, यानी कि जिसको कोरोना हो चुका है और वो अस्पताल में है, अस्पताल में इलाज के दौरान ये दवाई दी जाएगी। और अभी जो एक प्राइवेट लैब है जिसके साथ मिलकर जो है ये प्रोडक्शन होगा, यानी कि DRDO ने तकनीक बना दी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दिया और उसको जो है उस लैब के साथ शेयर कर दिया है। जैसे कि अभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के साथ इन्होंने बनाया, लेकिन निजी कंपनियों को दे दिया, वो बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हैदराबाद की एक लैब है, उसको दिया गया है। और बताया जा रहा है कि कुछ एक अमाउंट जो है, कुछ एक नंबर दवाइयों के
बन भी चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि एक आध दिन में ये कुछ एक अस्पतालों में डिस्पैच भी किए जाएंगे। तो अभी ये इमरजेंसी यूज के तहत है, क्योंकि ये कोई भी दवाई होती है उसके शोध लगातार जारी रहता है, लेकिन जब क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल में इनके नतीजे अच्छे आने लगते हैं तो इमरजेंसी यूज के लिए उनको मंजूरी दे दी जाती है। तो अभी फिलहाल इमरजेंसी यूज के लिए इनको मंजूरी दी गई है। लेनी दवाई सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही है, क्योंकि डॉक्टर उन्हीं को ये दवाई देगा। बिल्कुल, यानी अभी जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दवा आनी है इसको आपको डॉक्टरों से पूछने के बाद ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये दवा आती है तो तुरंत बिना किसी से पूछे आप बचने के लिए ले लें। वहीं डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ बनाई दवा के कारगर होने का दावा किया। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। संदीप, ये दवा दरअसल काम कैसे करती है? क्योंकि देखिए कहा जा रहा है पाउडर फॉर्म में है, सुबह शाम लेना है और बहुत आसान है लोगों को ये लेना भी, क्योंकि कोई इंजेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का पेन नहीं होने वाला है। तो ये क्या पूरे 7 दिन लेना है आपको या किसी खास परिस्थिति में ही डॉक्टर इसको सजेस्ट करेंगे? देखिए, इमरजेंसी यूज के लिए इसको जो है अभी फिलहाल परमिशन दी गई है, यानी कि जो भी ऐसा मरीज जो कि पीड़ित है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स उसके ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में ये जो दवा दी जाएगी ये जो है उस स्प्रेड को, यानी कि कोरोना के फैलने की जो रफ्तार है उसको रोक देंगे। अब जब रफ्तार रुक जाएगी तो आसानी से जो है जो लोगों के फेफड़े हैं या बाकी जो ऑर्गन्स हैं जो कि अफेक्टेड हो रहे हैं इससे, वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। खास बात यह है कि जो एक्सटर्नल जो ऑक्सीजन दी जाती है, जो कि ऑक्सीजन की किल्लत जो है हम लोग लगातार देख रहे हैं, अब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो दी जाती थी वो भी जो है अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब इस दवा के जरिए जो है लंग्स बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे तो ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो जो आसानी से बॉडी तक पहुंचा पाएंगे। एक बहुत बेहतरीन जो है कि दवाई जो है ढूंढ के इजाद की गई है, और चूंकि दवाइयां जो होती हैं वो लगातार उस पर शोध चलता रहता है और शोध चलने के बाद जो है और भी बेहतर तरीके से जो है वो बाजार में आती है। लेकिन चूंकि आपने देखा किस तरीके से कंट्रोल्ड वे में जो है इसको भी बाजार में उतारा जाएगा। हालांकि मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये जो है बाजारों में खुलेआम मिलेगा। ये अस्पतालों के लिए है, जहां पे इलाज चल रहा है उनको ही दिया जाएगा। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जरिए ही जो है ये दवाइयां ली जा सकेगी, क्योंकि आखिर डॉक्टर ही तय करेगा, वही बताएगा कि मरीज की स्थिति कैसी है। घर पे रह के इलाज जो किया जा रहा है वो सिर्फ एक फौरी तौर पे इलाज है कि अगर बेड नहीं है तो आपने घर पे इलाज शुरू कर दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। लेकिन जब भी मेडिकेशन होता है, दवाइयां दी जाती हैं, तो उसके लिए बाकायदा टेस्ट होते हैं और जब तक वो टेस्ट में पूरी तरीके से खरे नहीं उतर तब तक डॉक्टर जो है पेशेंट की छुट्टी नहीं करता। तो ये कहना कि ये अस्पताल के अलावा बाहर मेडिकल शॉप में ही मिलेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये कंट्रोल वे में जो है उन अस्पतालों को मुहैया कराए जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा सीरियस केसेस हैं। और जब सीरियस केसेस में धीरे धीरे जो है बेहतरी आनी शुरू होगी तो उसके बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको एक ड्रग के तौर पर बाहर बाजारों में भी जो है दी जा सके। हालांकि ये फैसला जो है भारत सरकार का है और चूंकि एक निजी कंपनी है जिसके साथ मिलकर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कुछ एक अस्पतालों के लिए उन्होंने उस प्राइवेट लैब ने इसको पूरी तरीके से बना के तैयार कर भी रखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ एक दिनों में जो है वो पहला जो स्लॉट है वो जो है डिस्पैच भी हो सकता है। तो एक अच्छी खबर है, बुरी खबरें रोज सुबह से लेकर शाम तक आती है, लेकिन एक ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, जरा संदीप आप रहिए, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ लौटूंगी। वहीं देखिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि 2DG दवा जो है इसके इस्तेमाल से कोरोना मरीज जो है वो 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। DCGI
ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है। और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी। और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। संदीप हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संदीप, इसको नाम दिया गया है 2DG। आखिरकार ये 2DG क्या है? देखिए 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसी के नाम पे जो है इसको 2DG दिया गया है नाम, क्योंकि अर्पिता जिस तरीके से वायरस काम करता है या जिस तरीके से वायरस नुकसान पहुंचाता है या बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाता है, ये सारे के सारे जो वायरस या बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज पर निर्भर करते हैं। यानी कि ग्लूकोज अगर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा बॉडी में तो वो जो है और ज्यादा मजबूत होते रहेंगे और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे में जहां तक मेरा मानना है कि जहां तक ये दवाई जो है ये उस चीज को जो है रोकती है, यानी कि बॉडी में ग्लूकोज जो कि वायरस का एक कह सकते हैं कि खाने के तौर पर है, उससे वो एनर्जी लेता है। तो उम्मीद शायद ये दवाई जो है उस चीज को कम कर रहा है। हालांकि ये किलिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से वायरस को खत्म नहीं कर रहा है, मार नहीं रहा है, ये किलिंग एजेंट नहीं है, लेकिन ये उसके स्प्रेडनेस को यानी कि उसको फैलाव को जो रोक रहा है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड है, अगर पहले दौर में ही इन्फेक्शन दिख गया है उसको और उसकी हालत खराब हो रही है और उसके बाद लगातार इन्फेक्शन बढ़ता है तो तबीयत और ज्यादा खराब होती है। तो ये जो दवाई है ये उस स्प्रेडनेस को यानी कि जो फैल रहा है इन्फेक्शन, वायरस फैल रहा है और ऑर्गन्स को खराब कर रहा है, तो वो जो है इसको रोक देगा। यानी कि जो पहले संक्रमित है वो और ज्यादा संक्रमण नहीं होगा, यानी कि ब्रेक लगा देगा वहां पे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि इस कोरोना की अभी तक कोई इकलौती दवाई नहीं है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाना जो है वो सबसे कारगर जो है उपाय है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। जिनको पहले बीमारी है या डायबिटिक पेशेंट है उनको सबसे ज्यादा जो है इसकी दिक्कत देखी गई है। और खास तौर पे कि जब भी ये दवाई जब भी किसी को वायरस का अटैक होता है तो उनको कहा जाता है कि ऐसे खाने का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज बनाते हो। तो ऐसे में अब ये जो नई दवाई आई है इससे जाहिर सी बात है कि वो स्प्रेडनेस, वो जो फैलाव है वो कम होगा। हालांकि शोध अभी भी बहुत सारी दवाइयों पे जारी है। अभी तक ये दवाई जो शोध खत्म नहीं हुआ है, शोध अभी भी जारी है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ये कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना को खत्म करने के लिए भी दवाई आ जाएगी। यानी 2-3 चीजें देखिए जो अभी साफ हैं, वो ये कि 2 से 3 दिन में ये दवा आ सकती है। और हो सकता है कि पहले ये सिर्फ अस्पतालों को ही दी जाए, क्योंकि वहां पर जो मरीज गंभीर स्थिति में है उनके ऊपर इस्तेमाल हो। 7 दिन में बताया जा रहा है, मरीज रिकवर कर रहे हैं, ऑक्सीजन पर जो निर्भरता है वो घट रही है। और अगर ऐसा होता है तो जल्द से जल्द जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर जाएंगे और अस्पताल जो है उस पर जो बोझ पड़ रहा है वो कम होगा। शुक्रिया संदीप। एक तरफ देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी के जो गिद्ध हैं वो इस जंग को और मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे कालाबाजारों को पुलिस जगह जगह तलाश रही है और छापा मारकर उन्हें पकड़ भी रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस काला बाजारों पर कैसे सख्ती बरत रही है और जगह जगह छापेमारी कर ऐसे गिद्धों को पकड़ा जा रहा है। 2 तस्वीरें तो बिहार से ही हैं, जहां हाजीपुर में दवाओं की काला बाजारी की खबर मिलने पर दवा दुकानों पर छापा मारा गया। वहीं भागलपुर में रेमडेसिविर की काला बाजारी की खबर मिलने पर अस्पताल में छापा पड़ा। उधर दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में भी छापा मारकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए। तो वहीं दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक स्थानीय नेता के घर पर छापा मारा गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिले और उन्हें जब्त किया गया। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के अलावा 2 और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन मिलने के मामले में पुलिस से
मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस नाम के कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया। दावा किया गया कि मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के नाम पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन और हांगकांग से भारत ऑक्सीजन मंगा रहा था, जिसके बाद भारत में ये ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहा था, जिसके बाद इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मनमाने दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कंपनी के मालिक गगन दुग्गल के फार्म हाउस से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले। वहां जानकारी मिली कि कंपनी में गगन दुग्गल का पार्टनर नवनीत कालरा है, जिसके ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि नवनीत कालरा अभी फिलहाल फरार है और यह भी बताया गया कि नवनीत कालरा 40 करोड़ के 7,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच चुका है, जो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 80,000 रुपए तक में बेचता था। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा के एक कंपनी के मालिक गगन दुग्गल से पिछले साल अक्टूबर में दोस्ती बढ़ी थी। ताजा ये जानकारी है कि दोनों ने मिलकर अब तक 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ब्लैक में बेचा है। दावा किया गया कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनको आयात करने के बाद 16 से 20,000 में मिलता था, उसे ये लोग 40 से लेकर 80,000 रुपए तक में बेचते थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच चुके हैं। पुलिस को शक है कि नवनीत और गगन दुग्गल के अलावा इस रैकेट में कई बड़े लोग शामिल हैं। उधर खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जब्त होने के बाद जारी तफ्तीश के बीच दिल्ली पुलिस को एक वीडियो और एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा, जिससे कालाबाजारी का गोरख धंधे का पता चल पाया। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप चैट नवनीत कालरा से जुड़ी है, जिसके बाद अब बकायदा उसकी तलाश हो रही है। एक ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में नवनीत कालरा की तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड, सप्लाई के बारे में बातचीत की गई। इसके अलावा पुलिस को 26 अप्रैल का एक वीडियो भी मिला, जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के सामने लोगों की भीड़ देखी गई, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने पहुंचे थे। नवनीत कालरा से जुड़ी मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद मैट्रिक्स कंपनी की तरफ से सफाई आई। कंपनी ने अपने इरादे नेक होने का दावा किया और बताया कि कंपनी की तरफ से कोरोना संकट में मदद करने के लिए एक सेंटर बनाया गया था, जहां से मरीजों के जो परिजन हैं वो जरूरतमंद संपर्क कर रहे थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहां से खरीद रहे थे। कंपनी ने उनकी मदद की कोशिश को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही कंपनी ने उन पर लगे आरोपों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का दावा किया। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिलने और कालाबाजारी के आरोप लगने पर रेस्टोरेंट के पहले मालिक हाजी बंदे हसन, जिन्हें खान चाचा नाम से जाना जाता है, उनके बेटों ने इस मामले पर अपनी सफाई दी। खान चाचा के दोनों बेटों ने नवनीत कालरा पर उनके पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक खान चाचा और उनके परिवार का उस रेस्टोरेंट से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नवनीत कालरा ने पहले रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी ली और बाद में वो नवनीत कालरा के नाम हो गया था। हाजी बंदे हसन खान चाचा के दोनों बेटे सलीम जावेद हमारे साथ हैं। ये अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से खान चाचा रेस्टोरेंट का नाम खराब किया है नवनीत कालरा ने। सलीम भाई, आपके फादर के नाम पर ये रेस्टोरेंट चलता था, काफी फेमस रेस्टोरेंट था, किस तरह से नवनीत कालरा के पास गया और नाम खराब हुआ? इतने सालों की जो प्रतिष्ठा थी। जी हुआ है, और 2016 से 2010 तक हमने नवनीत कालरा के साथ जो पार्टनरशिप करी थी, उस टाइम पे हमने पार्टनरशिप करी थी और 2016 से 2020 तक हम अलग हो गए थे इनके साथ। बाकी भाई बताइए जी। ये 2010 में हम लोग जुड़े थे और ये पार्टनरशिप हमारी 6 साल तक चली, 2010 से 2016 तक। और 2016 में हमारे बीच कुछ डिफरेंसेस आए, जिसकी वजह से हमने इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे और हमारा कोर्ट में केस भी चला था 4 साल। और इस पेंडेमिक के बाद हमने अपने काम पे मेन फोकस करना था, तो इसलिए हमने फिर अपना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। कि जावेद भाई कि आपके फादर का नाम खराब हुआ, एक फेमस रेस्टोरेंट था एक दिल्ली के काफी पॉश इलाके में। जी, हमें बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि जो नाम हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते इनको दिया था, उसका इन्होंने टेक केयर नहीं किया, बल्कि उसको और ज़्यादा कलंकित कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके फादर जो है खान चाचा, उन तक ये बात पहुंची होगी, काफी बीमार रहते हैं घर पे, बहुत पीड़ा हुई होगी। असल में वालिद साहब डिमेंशिया से ग्रसित हैं, तो वो घर पर ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो इतना ज़्यादा समझते नहीं है इन चीज़ों को। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारी पूरी फैमिली को इस चीज़ का अफसोस है। नवनीत कालरा लगातार आते थे यहाँ पर। नवनीत कालरा के बारे में हमें नहीं मालूम, क्योंकि 2020 में हम उनसे अलग हो गए थे। उसके बाद हम अपने काम पे फोकस कर रहे थे। हमने उनको नाम दिया इसलिए था कि हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना था, और हमने कहा कि पापा ने हमें हुनर सिखाया है, अल्लाह का शुक्र है हमें हुनर सिखाया, और हम सलीम जावेद के नाम से कर सकते हैं। और खान चाचा नाम भी स्कूल के बच्चों ने ही पापा को दिया था, तो हमने उनको दे दिया था और हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना। नाम खराब हुआ है। और
जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही गिद्धों के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है ताकि इनका चेहरा बेनकाब किया जा सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिल्ली में लोग सांसों के मोहताज हो गए हैं, उसी दिल्ली में कुछ लोग अभी भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली के कुछ नामी रेस्टोरेंट से पिछले 24 घंटे में एक दो नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में ही कुछ लोग महामारी से लड़ने में मददगार दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करते पकड़े गए। हिंदुस्तान में कहर बरपाता कोरोना। संकट काल में जारी है कालाबाजारी। मानवता पर भारी मुनाफाखोरी। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के नए मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। कोरोना से होने वाली मौतें भी डरा रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है और महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी से दहशत का माहौल। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पेशेंट अभी ऑक्सीजन के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की बहुत यहाँ पे किल्लत चली है। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं लेकिन पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दुविधा में है। लोग भी दुविधा में, हम भी दुविधा में हैं। कोरोना के इस आफत काल में एक एक सांस के लिए लोगों का संग्राम जारी है, तो इसी संग्राम के बीच कुछ परजीवी भी सक्रिय हैं। गिद्ध बनकर ये परजीवी जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पैसों की खातिर जरूरतमंदों का खून चूस रहे हैं। कोई इंजेक्शन की जमाखोरी कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बेचकर अपनी जेब भर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस के लिए मुंह मांगा किराया वसूल रहा है। देश पर आफत को ये लोग आमदनी का जरिया बना चुके हैं। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा हम रोज बेनकाब कर रहे हैं। तो आइए आज आपको महामारी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऐसा जखीरा दिखाते हैं जो मुनाफाखोरों की आमदनी का जरिया बनने वाला था। सैकड़ों डिजिटल थर्मोमीटर, सैकड़ों ऑक्सीमीटर, डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये किसी दुकान की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये कोरोना काल के उन गिद्धों से बरामद की गई मेडिकल सामग्री का वो जखीरा है जिनका ये ऊंचे दामों पर सौदा कर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। जरूरतमंदों को ये सामान बेचकर अपनी जेब भरना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि एक गैंग जीवन रक्षक दवाओं और उनसे जुड़े उपकरणों की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया। गुरुवार रात 9 बजे ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3486 डिजिटल थर्मोमीटर, 265 डिजिटल गन थर्मोमीटर और 684 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए। यही नहीं, इनके पास से 10 नेबुलाइजर और 82 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। गौर से देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 2 गिद्ध हैं जो मुसीबत के इस दौर में भी मुनाफाखोरी कर रहे थे। यही वो इंसानियत के दुश्मन हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों की
कालाबाजारी कर रहे थे। तो आपको बता दें कि इन 2 आरोपियों में से एक का नाम सईद और दूसरे का नाम मुकीम है। दोनों दिल्ली के ही जामिया नगर के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। दिल्ली में हर रोज कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। जनता कोरोना से परेशान है, दहशत में है। लेकिन संकट काल में सांसों के लिए जूझती दिल्ली की जनता ऐसे गिद्धों का शिकार हो रही है जो अपना ईमान गिरवी रख चुके हैं। इन्हीं में से एक है नवनीत कालरा, पेज 3 पार्टीज का जाना पहचाना चेहरा और दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की खबरों के बाद पुलिस खुफिया जानकारियों के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जब खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में रेड मारी तो वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रेस्टोरेंट के इस कमरे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भर कर रखे गए हैं। डिब्बों में बंद ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से मंगवाए गए थे, जिन्हें नवनीत कालरा ने ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने का प्लान बनाया था। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरी दिल्ली, पूरा देश परेशान है और ऐसे में कुछ मुनाफाखोर अब भी मुनाफे की सोच रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगातार तबिश बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस। और आज साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के प्रसिद्ध खान चाचा रेस्टोरेंट पे रेड डाली। यहां से उनको 96 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। सिर्फ खान मार्केट का ये ही रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक और रेस्टोरेंट टाउन हॉल में भी 9 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसका मालिक नवनीत कालरा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पेज 3 पार्टीज में एक आम चेहरा है, बड़े लोगों से उसके संबंध हैं। और ऐसे में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट में केवल 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हुए हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। नवनीत कालरा फरार चल रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसमें पुलिस ने बताया है कि बाहर विदेशों से, चाइना से इन कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगवाया जा रहा था और यहां पर भारी मुनाफे के साथ कालाबाजारी करके, स्टॉक करके लोगों को बेचा जा रहा था। और ऐसे में 2 दिन के अंदर 3 रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं और फिलहाल नवनीत कालरा की तलाश जारी है। लोगों की जिंदगी और सांसों का सौदा करने वाला नवनीत कालरा बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकारों और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद पिछले 24 घंटे में दिल्ली के 3 बड़े रेस्टोरेंट से 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हो चुके हैं। खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट समेत न जाने ऐसे कितने अड्डे हैं जहां से कोरोना काल के गिद्ध ऑपरेट कर रहे हैं। नवनीत कालरा और हितेश के अलावा न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों से सांसों के बदले पैसे वसूल रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल का ऑडिट भी टास्क फोर्स करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स जो है वो तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल का ऑडिट भी टास्क फोर्स द्वारा ही किया जाएगा। यानी अब किन राज्यों को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है ये तय टास्क फोर्स करेगी, उसको पहुंचाने का काम भी इनके द्वारा ही। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, ऑक्सीजन वितरण पर नजर। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, देश भर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। एहतशाम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी एहतशाम, अब ये जो टास्क फोर्स है यही तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। क्या उसको पहुंचाने का काम कैसे हो रहा है, इस पर भी नजर इसकी होगी।
एहतशाम, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, टास्क फोर्स एक तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल का ऑडिट भी टास्क फोर्स करेगी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि हर राज्य अपने अपने हिसाब से ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा था कोर्ट की तरफ से। जहां दिल्ली को 700 मैट्रिक टन देने की बात हुई थी, कई ऐसी बातें सामने आ रही थी, और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कोर्ट ने बाकायदा टास्क फोर्स का गठन किया है। एहतशाम, आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें 12 सदस्य होंगे और ये टास्क फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन काम करेगा। इसका मुख्य जो काम है वो यही है कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ये आ रहा था कि कुछ राज्य ऑक्सीजन इस तरह से मांग रहे थे कि केंद्र सरकार उतना ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। तो इसका समाधान के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क फोर्स बनाया है, जो तय करेगा कि किस राज्य को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है और उसका अलॉटमेंट होगा, वो तय करेगा। केंद्र सरकार को ये डायरेक्शन देगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए और उसकी समय सीमा भी वो तय करेगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो राज्य को अलॉट किया जा रहा है ऑक्सीजन, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसके आधार पर आगे का अलॉटमेंट होगा। तो ये जो पूरा बंटवारा है ऑक्सीजन का, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में जो अनबन हो रही थी उसको खत्म किया जा सके और फोकस किया जा सके कि किस तरह जल्द से जल्द मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंच पाए। लेकिन एहतशाम, ये जो टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, ये कब से एक्टिव हो जाएगी और कब से जिम्मेदारी संभाल लेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन देनी है? इसमें जो समय दिया गया है वो 1 हफ्ते का दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को ये टास्क फोर्स का गठन करना होगा। उसमें सभी डॉक्टर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें कुछ बड़े डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान का नाम है, गंगाराम हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स का नाम है, कुछ बड़े साइंटिस्ट हैं, इन सभी का नाम है। ये 12 लोगों का नाम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। इनको अब जो काम शुरू करना है वो 1 हफ्ते के अंदर शुरू करना है, जिसका लॉजिस्टिक्स केंद्र सरकार देगी। और फिलहाल जो मियाद रखा गया है वो 6 महीने का मियाद है कि 6 महीने तक ये टास्क फोर्स काम करेगी। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इसको आगे एक्सटेंड करना है या नहीं, और 1 हफ्ते के अंदर ये टास्क फोर्स उम्मीद है कि काम करना शुरू कर देगी। जी, शुक्रिया एहतशाम। उधर दिल्ली के पास फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक स्थानीय नेता विजेंद्र मावी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका है। महामारी के संकट के बीच आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर को 20 से 40 हजार रुपए तक की कीमत पर बेच रहा था। पुलिस को इसके पास से 8 भरे सिलेंडर और 42 खाली सिलेंडर मिले हैं। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय जो गिद्ध हैं वो जिंदा और मजबूर लोगों को नोच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं, उसी काल में लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में प्रशासन की टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के गोरख धंधे को उजागर किया। यहां छापा मारकर 129 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। इस गोरख धंधे में शामिल विकास कुमार नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। खबर मिली कि डिहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स में 30,000 से 35,000 रुपए में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है। और इसी खबर का पीछा करते हुए डिहरी के एसडीओ और एएसपी ने दल बल के साथ छापेमारी की और मौके से विकास कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही 129 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए। पूछताछ के बाद पता चला कि पश्चिम बंगाल से रिफिलिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जाते हैं और 30 से 35 हजार में सिलेंडर ऑक्सीजन बेची जाती। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और तबाही की इस लहर का कहर उस वक्त और बढ़ जाता है जब इस महामारी के बीच कालाबाजारी का वायरस भी फैलना शुरू होता है। आज के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं और ऐसा एक किस्सा देखिए बिहार के हाजीपुर से भी सामने आया, जब शहर में दवा की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी हुई। छापेमारी दल में सदर एसडीओ अरुण कुमार और सदर एसडीपीओ राघव दयाल शामिल रहे। दोनों अधिकारियों की देखरेख में ये कार्रवाई की गई। कोरोना महामारी में काम आने वाली 10 से 15 दवाओं की कालाबाजारी की जांच की गई। सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। दुकानदारों को हिदायतें देकर कहा गया कि एमआरपी से कम दवा 10 उन दवाइयों की बिक्री की जाए जो कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक दवा साबित हो रही हैं।
दिल्ली कोरोना के प्रहार से करहा रहा है, लेकिन गिद्ध अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। दिल्ली के ही एक अस्पताल से हैरान करने वाला एक वाकया सामने आया। इस अस्पताल का गार्ड कोरोना मरीजों के ट्रे से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसे 20-20 हजार रुपए में बेच रहा है। और यही नहीं, बिहार के भागलपुर में एक कंपाउंडर पकड़ा गया जो कोरोना से जो मर चुके हैं लोग, उनके नाम पर अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उसकी कालाबाजारी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि महामारी में गिद्धों की मुनाफाखोरी आखिर कब थमेगी? इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? महामारी के इस दौर में भी इंसान अगर स्वार्थी बन जाए तो क्या होगा? जब समाज को एक दूसरे के साथ की जरूरत हो लेकिन लोग मुनाफा कमाने की होड़ में जुट जाएं तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, जरूरी सामान की किल्लत होगी, सरकारों की कोशिशें नाकाम होंगी। तो फिलहाल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। कोरोना काल के गिद्ध एक्टिव हो गए हैं और लोगों को नोच रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। यहां के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की सूचना मिली थी कि जीवन रक्षक दवाइयां यहां मरीजों को ब्लैक में बेची जा रही हैं। उसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान पुलिस के साथ यहां छापेमारी की। अस्पताल से जीवन रक्षक दवाइयां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को देखिए। दरअसल ये कंपाउंडर है, यानी फ्रंट लाइन वर्कर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिंटू नाम का यह कंपाउंडर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। यह कोरोना से मर चुके मरीज के नाम पर इंजेक्शन हासिल करता और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता। लेकिन भागलपुर के ड्रग विभाग को इसकी जानकारी हो गई और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कंपाउंडर पिंटू के साथ उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है जहां से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया करता था। नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का ये नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स दिल्ली के अग्रसेन हॉस्पिटल का चौकीदार है। लेकिन इसकी काली करतूतों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रहलाद कुमार नाम का ये चौकीदार अग्रसेन हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराता था और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रहलाद कुमार रोहिणी के अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था। कोरोना महामारी के दौरान इसकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगी थी। इसी दौरान इसने इंजेक्शन चुराने का धंधा शुरू किया। जब पेशेंट सो जाते थे तो ये उनके ट्रे से इंजेक्शन निकाल लेता था। इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने नकली कस्टमर बनकर इसे जाल में फंसाया। प्रहलाद कुमार ने एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए मांगी, जबकि उस इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपए ही है। पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी प्रहलाद के पास से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस की टीम ने जब्त की है। कोरोना काल में एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलने के मामले में एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भी दिल्ली का ही है। पुलिस के मुताबिक पेशे से डॉक्टर ये शख्स एक एम्बुलेंस का मालिक भी है। ये कोरोना काल में जरूरतमंदों को एम्बुलेंस देने के बदले उनसे 3 गुना किराया वसूल रहा था। एक पीड़ित को गुरुग्राम से लुधियाना छोड़ने के एवज में इसने 1,20,000 रुपए वसूले। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,20,000 रुपए। अब आप ही सोचिए
क्या इस जैसा शख्स डॉक्टर कहलाने के लायक है? कोरोना काल में कुछ लोग जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का मुंबई के काला चौकी इलाके में भंडाफोड़ हुआ। दरअसल स्वामी पैथोलॉजी नाम की इस लैब में बिना स्वैब लिए ही कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो लैब से एक मोबाइल, कंप्यूटर और 2 कोविड की फर्जी रिपोर्ट जब्त की है। ऐसे ही लोगों से आज पूरा देश पनाह मांग रहा है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ आज पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और न्यूज़ 18 लगातार संकट काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा बेनकाब कर रहा है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज और समूचे देश के दुश्मन।